हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि अभी 23 जून 2024 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा संपन्न कराई गई। आप सभी ने एग्ज़ाम दिया होगा और पेपर का पैटर्न भी आपको समझ में आया होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लास्ट 2-3 सालों से कैसे क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो वही आज हम लोग का वीडियो है, कैसा रहा पेपर, कहाँ से आए क्वेश्चंस और क्या रहेगा एक अनुमानित कट ऑफ। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पेपर कैसा रहा। ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं कि पेपर कैसा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पेपर कैसा था। देखिए, एक पेपर के लिए मैंने एक वर्ड या सेंटेंस बनाया है, फैक्ट बेस्ड कंसेप्ट पेपर का। कैसा? फैक्ट फैक्ट बेस्ड, यानी कि तथ्य आधारित अवधारणा अवधारणा अवधारणात्मक पेपर था। ऐसा तथ्य आधारित। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा उन्होंने फैक्ट पूछा है, ठीक है, या सारा का सारा उन्होंने कंसेप्ट पूछा। ठीक है, एक पेपर था, मतलब कि कैसा, उसमें फैक्ट होंगे लेकिन वो फैक्ट किस पे बेस्ड होंगे, वो कंसेप्ट पर। ठीक है, इस प्रकार पेपर ये कह सकते हैं कि ऐसा पेपर आया था। अब देखेंगे कि पेपर का एनालिसिस जब हम लोग करते हैं, देखिए मैं या तो एकदम से आपके प्री के दिन ही वीडियो ला सकता था, लेकिन मैंने सारा पेपर एनालिसिस किया। ठीक है, इधर उधर की कोचिंग के आंसर शीट देखा कि क्या लोग इनका आंसर्स दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, और किन क्वेश्चंस में आयोग अपने आंसर्स देगा। ठीक है, अभी किसी भी कोचिंग के कोई भी, मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि 70 क्वेश्चंस लगभग कोचिंगों ने सेम आंसर दिए हैं, लेकिन अभी भी मैं कह सकता हूँ कि ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन है जिसका आंसर केवल आयोग ही दे सकता है। ठीक है, तो आप घबराइए ना कि मेरे इतने नंबर कम हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ नहीं, सबके अभी प्रोविजनल आंसर की आते तक के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि सबके जितने एक्चुअल नंबर होना चाहिए वो हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो पेपर का पैटर्न कैसा रहा, बताया मैंने कि फेक बेस्ड कॉन्सेप्चुअल पेपर था। अब पेपर आया कहाँ से, पेपर आया कहाँ से? देखिए, मैंने जैसे कि आपको लास्ट 5-6 दिन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आप केवल हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताबों को क्या करें, रिवीजन करें। ठीक है, सारा कुछ क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने लिया नहीं हूँ वो क्वेश्चन कि हाँ, दसपुर अभिलेख पूछा था उन्होंने, यशोधर्मन का दसपुर अभिलेख। वो एज इट इज ज्ञान संपदा की किताब में दिया हुआ है। किसमें? ज्ञान संपदा की किताब में। और उन्होंने 2020 में पूछा पूछा था, विश्व का पहला एडवर्टीजमेंट वाला अभिलेख या इंस्क्रिप्शन कौन सा है। ठीक है, उसका आंसर क्या था? दसपुर। अब उसने इसी क्वेश्चन को क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। किसमें? 2024 वाले प्रीलिम्स में, कि दसपुर अभिलेख तो है यहाँ मंदसौर में, ठीक है, बुनकर श्रेणी का भी और विज्ञापन आधारित है, और इसकी रचना किसने की है वो भी पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसा सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कहाँ से, हिंदी ग्रंथ एकेडमी से। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे याद है कि पूछा था, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है। तो एज इट इज कमल शर्मा जी की किताब है, उसमें जलवायु में लिखा हुआ है कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में किससे मानसून होता है, किससे वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि देखिए, एक किताब कौन सी होगी आपकी, हिंदी ग्रंथ एकेडमिक किताब। किस कौन सी? हिंदी ग्रंथ एकेडमिक, ज्ञान संपदा, हमारा अतीत, है ना। और अब दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये आया था इमिटेशन गेम, ठीक है, किससे संबंधित है? ट्यूरिंग टेस्ट से संबंधित है। ये किसमें दिया हुआ है? मैं किसी भी बुक का यहाँ प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से आए। ये आपको एज इट इज दिखेगा किसमें, महावीर की किताब है कैप्सूल करके, उसमें दिखेगा। ठीक है, ट्विटर के संस्थापक कौन थे? जेक डोरसी। ठीक है, ई गवर्नेंस की स्तंभ क्या है? इसका आंसर ये होगा यूनिक्स। यूनिक्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका केंद्रीय सिस्टम क्या होगा? बहुत ज्यादा, बहुत जगह मुझे कर्नल मिला है और कई जगह डायरेक्टरी से में प्रोग्राम बना है, लेकिन इसका कर्नल कर्नल आएगा इसका उत्तर। ठीक है, कुर्तेली क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हमला
भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेश के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने बोलता है और व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए बोलता है। इसे क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? कंप्यूटर वाले परीक्षा मंथन से मिलेंगे। कहाँ से? परीक्षा मंथन की किताब से मिलेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर वाले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उन पेशेवरों को क्या कहा जाता है जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट से अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, लिंक्डइन। अब देखिए इसे ही अभी वर्तमान में बहुत ही चर्चे में था, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब ज्यादा है। ठीक है, अब लोग अपनी एक प्रोफाइल बनाते हैं और कहाँ पर डेटा फीड कर देते हैं? लिंक्डइन में। तो उनको अपनी प्रोफाइल के अनुसार पे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से या इस वेबसाइट के माध्यम से उन्हें क्या जॉब ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही चर्चे में था। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 2002 में, लेकिन चर्चे में कब रहा है ये? कोरोना के पश्चात बहुत ही चर्चे में रही है ये वेबसाइट, इसलिए उन्होंने पूछ लिया। और बाकी इंटरनेट से बेसिक क्वेश्चंस आते ही हैं। W3C का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, सबको आंसर मालूम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा क्या है? मशीन लर्निंग, जैसा कि मैंने बताया था, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, और डेटा साइंस के पश्चात डीप लर्निंग, डीप लर्निंग के पश्चात फिर कौन सी शाखा आती है? एआई की शाखा आती है। तो मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और फिर डीप लर्निंग, इनको ही मिलाकर के क्या कहा जाता है? एआई कहा जाता है। ठीक है, फिर ये पूछा था केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान किसने नियुक्त किया था? शायद आपने एक लेक्चर देखा होगा मेरा 30 मिनट में, सामाजिक सुधार धार्मिक आंदोलन, तो मैंने उसमें बताया था कि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने क्या सौंपा था? ब्रह्म समाज का प्रधान नियुक्त किया था। किसको? केशव चंद्र सेन को। किसने? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। फिर क्या गांधी जी के किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन बेसिक हम लोग यहाँ पे ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि देखिए, जब 1914 में जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तो गांधी जी ने बोला था कि हमें वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की सहायता करना चाहिए। तो अंग्रेजों ने इन्हें फिर उपाधि दी थी। फिर कई भारतीयों के द्वारा गांधी जी को कहा गया था क्या? भर्ती कराने वाला सर्जेंट। ठीक है, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो वहां की गवर्नमेंट ने गांधी जी की जो भी शर्तें थी उसे माना नहीं, और उसी के पश्चात उन्होंने निर्णय लिया असहयोग आंदोलन के दौरान कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ वेल्स के राजकुमार का भी क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। है ना? ये एक क्वेश्चन था। फिर क्या मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? तो न्याय विभाग से संबंधित था। देखिए एमपीपीएससी का मोस्ट फेवरेट साम्राज्य कौन सा है जहां से क्वेश्चंस लेते हुए? मौर्यकाल से। अशोक के आसपास के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी अशोक के अभिलेख है या अशोक के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, वहां से क्वेश्चंस आना तय ही है। तो ये एक पैटर्न रहा है जो एकदम क्या, जिसने देखिए, जिसने मेंस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने मेंस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसके 75 से अधिक क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, या 85 में बोल सकता हूँ, 80। ठीक है, वैसे तो अभी तक मुझे 80 बहुत कम लोगों के सुनाई दिए, लेकिन 80 आपका एक सेफ स्कोर है, यहाँ तक कि आप स्कोर कर सकते थे इस पेपर में। ठीक है, तो जैसा सबसे पहले तो आपको मेंस एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब और हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसा क्या पैटर्न रहा क्वेश्चन का। ठीक है, मैं फाइल निकाल लेता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 16वें क्वेश्चन में थे हम लोग कि किस वेद में सभा समिति को पृथक संस्था के रूप में घोषित किया था? ठीक है, इसके दो आंसर आ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा आंसर आ रहा है इसका? पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या रहे? ऋग्वेद के साथ साथ आपको अथर्ववेद में यहाँ भी आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋग्वेद अथर्ववेद दोनों आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ कहाँ पर मिलेगा? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण में। अब नर्मदा नदी क्यों चर्चे में है? क्योंकि हाल ही में हम लोग क्या बना रहे हैं? एक नर्मदा प्रगति पथ बना रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण नर्मदा नदी चर्चे में थी। फिर लास्ट ईयर उन्होंने क्या पूछा था? अमृतलाल जी बेगड़ पूछा था। इसलिए हर साल नर्मदा नदी से क्वेश्चंस आते ही हैं। है ना? अब ये देखिए, अब उन्होंने सभा समिति क्यों पूछा था? हमारा जो पहला यूनिट है भारत का इतिहास, उसमें पहला चैप्टर क्या है?
संकल्पना और विचार, उसी में सभा समिति स्पष्टता लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है, कि सभा समिति को पृथक संस्था के रूप में घोषित कब किया गया था, ठीक है। ऋग्वेद में तो किया ही किया गया था, लेकिन अथर्ववेद में भी बोला गया था क्या, जो सभा और समिति है वो प्रजापति की कितनी, 2 पुत्रियां हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फिर क्या, क्षत्रियों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र का प्रावधान था, तो गायत्री मंत्र का प्रावधान था। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की थी किसने, विश्वामित्र जी ने की थी, ठीक है। इसके पश्चात क्या, किस ताम्र युगीन स्थल को वराहमिहिर का जन्म स्थल माना जाता है, किसे माना जाता है, कायथा को। अब उज्जैन क्यों चर्चे में है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ से हैं, वो उज्जैन से, इसलिए उज्जैन से आपको 3-4 क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे अभी इस पेपर में, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो आए हैं वो करंट बेस्ड हैं, जो स्थल ज्यादा चर्चे में रहा है, जो स्थान चर्चे में रहा है, वहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो एकदम हाईलाइटेड टॉपिक थे प्रीलिम्स के, वहां से क्वेश्चंस आए हैं। देखिए पुनः एक क्वेश्चन रिपीट हुआ, इनमें से कौन सा वेद सबसे प्राचीन था, सिंपल सा आंसर है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन था, ठीक है। अब इसके पश्चात देखिए, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतर साधना कहा जाता है। अभी देखिए भारत सरकार के द्वारा आयुष जो चिकित्सा प्रणाली है, इसको बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अब इस चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से हम लोग एलोपैथिक के साथ साथ हम लोग जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उनका भी बढ़ावा देंगे। और इसी के अंतर्गत आता है क्या, योग, क्या आता है, योग। और योग के अंतर्गत आता है क्या, एक अष्टांग योग। अष्टांग योग के अंतर्गत 4, 5, 8 प्रकार के योग आते हैं, यम, नियम, धारणा, प्रत्याहार, समाहार, ये सब चीज आते हैं। तो उसी के अंतर्गत पूछा था अंतर साधना किसके अंतर्गत आता है, तो धारणा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत, धारणा के अंतर्गत। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए अच्छे से आपको आंसर्स बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में अभी एनालिसिस किया हूँ पेपर, और सारे के सारे आंसर ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं। जिसमें मुझे डाउट होगा मैं कतई नहीं बताऊंगा कि ये इसका आंसर होगा, मैं बिल्कुल तुक्का नहीं मारूंगा, ना ही मैं आपके साथ छल करने की कोशिश करूंगा, और ना ही मैं आपको किसी प्रकार की झूठी दिलासा दूंगा कि कट ऑफ इतना जाएगा। कट ऑफ मैं क्या, अभी तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे आंसर्स चेंज किए जाएंगे आयोग के द्वारा, किसी के डबल आंसर्स होंगे, किसी के डिलीट होंगे, कोई क्वेश्चन है ना, कुछ भी हो सकता है। देखिए फिर यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा मर्दन सिंह, ठीक है, कहाँ से संबंधित है, भानपुर से संबंधित है। ये हमारे सब 1857 की क्रांति से संबंधित सेनानी है। दौलत सिंह नेमावार होशंगाबाद के आसपास थे। बख्त बली साहगढ़ थे। मुराद अली महू छावनी से इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। फिर क्या है, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पर है, कहाँ पर है कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफाओं में है। कहाँ पर, एलोरा की गुफाओं में, ठीक है। किसने बनाया था, राष्ट्रकूटों ने बनाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है। देखिए इसका आंसर दिखा रहा है क्या, देवास, ठीक, कहाँ पर, देवास में है, ठीक। फिर क्या है, कोहबर क्या है, व्यवहारिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। फिर इनमें से 25वां क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गोरी बोरी कहाँ पर है, होशंगाबाद में। गंगाव कहाँ पर है, छतरपुर पन्ना में आता है, ठीक। करेरा कहाँ पर है, शिवपुरी में। इसको डीनोटिफाइड कर दिया गया करेरा वाले को, है ना। लेकिन घाटी गांव कहाँ पर है, ग्वालियर में। तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा, या सही आंसर क्या हो जाएगा, घाटीगांव, इंदौर, ठीक है। कुमार एवं बंदुगुप्त के 10 पूर्व अभिलेख से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ये रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल मिलता है, 2020 का क्वेश्चन है ये। जब भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण, बिल्कुल सही बात है। और इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमपुर कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है ये भी। और इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी, नहीं, इसकी रचना किसने की थी, वत्स भट्टी, किसने, वत्स भट्टी ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। गम्बत लोक नृत्य के सूत्रधार क्या है, तो इसका आंसर कहाँ मिल रहा है आपको, घूमरमल, घूगरमल मिल रहा है कहीं जगह। और कई कोचिंग क्या क्या आंसर दे रही है, ठोट्टे और खमरास, मुझे जहां तक के मिले घूगरमाल आएगा इसका, ठीक है। अब देखिए शंकर पंडित राव का संबंध किस विधा से लिया गया है, देखिए, है ना, किस विधि से लिया गया, तो ये क्या है, ख्याल गायकी है। क्या करते हैं, ख्याल गायकी करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस आया ही क्यों है, ग्वालियर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा क्या सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया, हेरिटेज सूची में शामिल किया, ठीक है। तो वो ग्वालियर से क्वेश्चंस आना बनते ही थे हमारे एग्जाम में, है ना।
क्या हेरिटेज सूची में कल्चरल वाले में शामिल किया, किसने, यूनेस्को ने। ठीक, इसलिए ये क्वेश्चंस आया है। और कल्चर बहुत ही आईएमपी हो चुका है अब हमारे सिलेबस के आधार पे, है ना, इसलिए ये क्वेश्चंस आया है। कौन सा, शंकर पंडित राव का संबंध किस विधा से था, तो ख्याल गायकी से संबंधित था। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है, वासुल कवि। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि देखिए यशोधर्मन बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हो जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि इन्होंने, अब गुप्त के पहले इन्होंने अपने कहाँ पे, दसपुर मंदसौर वाले आसपास इलाके में इन्होंने शासन किया था, और मालवा राज्य को एक स्थापित करने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, यशोधर्मन ने। पशुमल कवि, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये भी हिंदी ग्रंथ अकेडमी का क्वेश्चन है। कहाँ से, हिंदी ग्रंथ अकेडमी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं हम लोग कि एक जलीय पारितंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, जीवाणु और प्लेटलेट्स द्वारा किया जाता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है क्या, अपघटक। ये सब क्या है, अपघटक है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की प्रस्ताव क्या पहचान करें, और इनमें से कौन सा नहीं है वो क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अन्नपूर्णा योजना, क्योंकि अन्नपूर्णा योजना कब लाई गई थी, सन 2000 के आसपास लाई गई थी। इसे इसमें शामिल नहीं किया गया था। बाकी स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत मिशन, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी, ये सब की 2017 की जो स्वास्थ्य नीति थी इसका पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या की ट्राइसोमी के कारण कौन सा विकार होता है, डाउन सिंड्रोम। सिंपल सा आंसर है इसका। भारत सरकार ने जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया था, 1974 में पारित किया था। ठीक है, सबको बन गया होगा वैसे ही आंसर। अब देखिए, एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, 2 और 9 क्रमशः क्या दर्शाते हैं, गरीबी, भुखमरी, नवाचार, उद्योग। सबसे पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है, खेसरी दाल। ठीक है, खेसारी दाल बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी खेती कहाँ पर, सीहोर में होती थी। और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर का दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई है, सीहोर में। इसलिए ये क्वेश्चन वहां से आया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर था, बस आपको थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके काम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, डॉप्सन इकाई से। ठीक है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कोशिका की संख्या कितनी होती है, 7। लेकिन जो स्पाइनल होता है उस स्पाइनल में कितनी होती है, 33 होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की जब पहली कैबिनेट की बैठक कहाँ पर हुई थी, जबलपुर में हुई थी। कहाँ पे, जबलपुर में। और इस साल दुर्गावती जी की 500वीं जयंती बनाई जा रही है, इसलिए उनके नाम पर कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ठीक है, और पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। किसके लिए है, मिलेट्स के लिए है। और इसे कब से कब तक के लिए प्रारंभ किया गया, 2023 से 2026 तक के। जिसके सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी। देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको करंट रिलेटेड है। ठीक है, करंट रिलेटेड है, जो चर्चे में रहा है, जो भी बर्निंग इश्यूज रहे हैं, या फिर जो भी मुद्दा रहा है, या जो स्थल चर्चा रहा है, वहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये नहीं समझिए कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस को पेपर आया, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं है। सब आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, और वहीं से उन्होंने पूछा है। जो चर्चे में रहा है वही उन्होंने दिया हुआ है पेपर में, है ना। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल ग्रह मंगल ग्रह के लिए, एक मिनट, हाँ हाँ, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही इंटर प्लेनेट जो हमारे मिशन होते हैं, कौन सा वर्ष में इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, 2013 में लॉन्च किया था। और 2014 में यह मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया था, सुधा मूर्ति। बहुत ही चर्चे में रहा था, है ना, सुधा मूर्ति जी बहुत ही चर्चे में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा फ्लाइट 104 से 104 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। इसका
आराम से क्या कर सकते थे। देखिए इनसेट तो क्या है, एक सैटेलाइट है, लेकिन PSLV C55 अभी अभी इसका यूज किया होगा। ठीक है, GSLV F 2017, दो GSLV F 12 कब यूज किया था, ये 2020 में यूज किया था, इसका 2020-21 में किया था। लेकिन PSLV-C कमर्शियल 37 इसका यूज कब किया था, 2017 में। 104 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में स्थापित करके इसरो ने क्या बनाया था, एक रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा है उसने। और सिलेबस में क्या दिया, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। आप हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, इसरो इसरो में मैंने आपको सारी उपलब्धियां बताया था, और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, और ये भी बताया था C57 के माध्यम से किसे भेजा था, आदित्य L1 को, और C58 के माध्यम से किसको भेजा था, एक्सप्रो सेट को भेजा था, है ना। और चंद्रयान 3 को किसके माध्यम से भेजा था, LVM 4 के माध्यम से भेजा था। देखिए मध्य प्रदेश के पैरा कैनोइंग खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया या सम्मानित किया गया, तो प्राची यादव। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा उत्तर था। बाकी ये सब क्या है, पैरा खिलाड़ी तो है नहीं है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह हमारे शूटिंग करते हैं, सुशीला चानू हॉकी से हैं, और शिवेंद्र सिंह क्या है, देख लीजिएगा शिवेंद्र सिंह जो भी करते हो, लेकिन प्राची यादव इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक तो महिला है ये, है ना, और पैरा ओलंपिक है, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये क्या है, अजय माणिक राव खानविलकर। ये मध्य प्रदेश न्याय कोर्ट जो हमारा है, जबलपुर हाई कोर्ट, उसमें क्या रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं, है ना, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने पूछा है। और ये क्या बने, अभी लोकपाल बने, और पहले लोकपाल का नाम क्या था, पिनाकी चंद्र घोष, और अभी वर्तमान लोकपाल क्या, अजय माणिक राव खानविलकर। ये मध्य प्रदेश से रिटायर्ड होकर के कहाँ गए हैं, ये लोकपाल बने हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया है, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा क्या इनका, ओम प्रकाश शर्मा जी, है ना। कहाँ से संबंधित है, ये उज्जैन से संबंधित है, और माच हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में फेमस ही माच, मालवा वाले अंचल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उज्जैन में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, तो उज्जैन का आपको सारा कुछ पढ़ के जाना था, तो ये क्वेश्चन आपको दिख गया। ठीक है, फिर क्या है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल के रूप में जाना जाता है, उस प्राप्तकर्ता का नाम क्या है, तो कल्लेमल पुरी राधा कृष्णन राव, एकदम अलग से हाईलाइट हो रहा है ये, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर का। फिर क्या है, जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्टों की क्रिकेट श्रृंखला में कौन विजयी रहा, तो ये देखिए अब उन्होंने पूछा ये भारत के लिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहां भारत आए तो वहां आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, भारत लगाना है, और 4-1 से जीते हैं। ठीक है, कब हुई थी ये, और एक मैच बेन स्टोक ने इसको जिता दिया था, इसलिए वो लोग एक मैच जीत चुके थे, और ये भारत में संपन्न हुई थी ये टेस्ट श्रृंखला, है ना, इसलिए ये चर्चे में था, और भारत की बहुत ही बड़ी विजयी है इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, फिर क्या है, 2024 में FIDI कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है, डी गुकेश, बहुत ही चर्चे में था, हमने करंट अफेयर में पढ़ाया भी है। लमेटा किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जा रही थी, जबलपुर में। कहाँ पे, जबलपुर में। जबलपुर क्यों चर्चा था, अभी मध्य प्रदेश शासन की जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसी जबलपुर में हुई थी, कहाँ पर, जबलपुर में हुई थी, इसलिए जबलपुर से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक, फिर क्या है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए मध्य महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो अहिल्या देवी सम्मान। ठीक है, सिंपल सा उत्तर है इसका। फिर क्या है, महानायक टांटे मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है, भील, टांटे मामा, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, ये सब बहुत ही चर्चे में रहे। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय नृत्य, देखिए ये डाउट है, इसका आंसर केवल आयोग देंगे, हम बता नहीं सकते क्योंकि वेरी कर रहे हैं इसके आंसर। ठीक है, स्वर्गीय बादल भोई कौन थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और टाटिया टोपे की इन्होंने क्या करी थी, सहायता करी थी, और ये किस जिले से संबंधित है, छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है, कहाँ से, छिंदवाड़ा जिले से। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए चल रही स्वरोजगार योजना किसके नाम से चालू की गई थी, बिरसा मुंडा जी के नाम से चालू की गई थी, लेकिन 2013 में टांटा भील जी के भी नाम से एक योजना चालू की गई थी, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा मंडला डिंडोरी में। ठीक है, मध्य प्रदेश के हमारा
अतीत की एक किताब है, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, उससे उसमें स्पष्टता लिखा। और ये क्या, घुमंतु जनजाति की श्रेणी में आती है, मतलब कि घूमने फिरने वाली जनजाति। फिर क्या है, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपराओं विशिष्टताओं पर लेख के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ठीक है, तो ठक्कर बाबा सम्मान भी मिलता है और वीर शंकर शाह सम्मान भी मिलता है। देख लीजिएगा, डाउटफुल क्वेश्चन है ये। ठीक है, आंसर मैं नहीं बताऊंगा। मंडवारा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, आयोग देंगे इसके आंसर, है ना। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वन्या प्रतिष्ठान वन्या की स्थापना कब की गई थी? 1980 में की गई थी। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जिले से संबंधित है, या कौन सी जनजाति से संबंधित? भिलाला जनजाति से संबंधित। 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या लिया था? भाग लिया था। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों संघर्षों की स्थिति में डीपीएसपी पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की गई थी? तो देखिए, किसी किताब में मद्रास बनाम चंपक दोराइजन केस भी लिखा है, और कहीं कहीं पर गोलकनाथ बनाम पंजाब भी मिल रहा है। ठीक है, ये भी आंसर कौन डिसाइड करेगा? आयोग डिसाइड करेगा। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किसमें? 11वीं अनुसूची में। बहुत ही सिंपल उत्तर है इसका। 62 देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग करता है। विधि आयोग नहीं करता है, कौन करता है? ये कौन करेगा बताइए? निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जो भी मतभेद होंगे उनके बीच सर्वोच्च न्यायालय करेगा या संसद करेगी? देख लीजिएगा इसका, है ना। बाकी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने वाले महाधिवक्ता का कर्तव्य, बिल्कुल सही बात है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? बिल्कुल नहीं, राष्ट्र किसके? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। फिर क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का। जीएसटी परिषद के लिए आधे से अधिक राज्यों के इसकी परमिशन की आवश्यकता होती है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। बताया था मैंने आपको, सुशासन के एक लेक्चर लेके आया था उसमें। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात करता है? आर्टिकल 61। ठीक है, ये भी बताए थे हमारे सर द्वारा। भारत BHEL भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई थी? ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। देखिए, 2013 में इसको क्या मिला था? महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। 76 के अनुसार आर्टिकल, भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति की योग्यता होगी वो क्या होगी? सबसे पहले उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की योग्यता रखता हो, जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, या कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय का महाधिवक्ता रहा हो। ठीक है, इसका आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ठीक है, 2011 के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो भोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि में भोपाल है, और जनसंख्या में कौन सा है? इंदौर है। KM मुंशी किससे संबंधित है? तो संविधान प्रारूप समिति से, जिसके अध्यक्ष को थे BR अम्बेडकर जी। आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कैसे कर सकता है? तो संघ मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। किससे? कैबिनेट, है ना। कैबिनेट, पहली बार कैबिनेट शब्द कहाँ यूज किया? 352 आर्टिकल। निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों से होकर जाती है? तो सरदार सरोवर परियोजना। हिंदी ग्रंथ अकेडमी में स्पष्टता लिखा है। ठीक है, 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की उत्पादन एवं की दृष्टि से गेहूं का कौन सा स्थान है? ये भी आयोग के द्वारा आंसर दिया जाएगा। मुझे कहीं द्वितीय मिला और कहीं प्रथम मिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बता दिया हूँ। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो देवास जिले में, क्योंकि अभी हाल ही में इसी साल जो करंट चल रहा है, करंट के लास्ट ईयर वाला, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में पुनः पुनः पहले नंबर पर आया है। पहले क्या दूसरे नंबर पे था? पहले महाराष्ट्र था, दूसरे में मध्य प्रदेश आता था, लेकिन इस बार पुनः सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में देखने को मिला। इसलिए ये क्वेश्चन आया है ना। मध्य प्रदेश में काली मृदा का निर्माण किस चट्टान से हुआ? बेसाल्ट चट्टान से हुआ। बहुत ही सरल उत्तर है इसका।
रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए किया जाता है। विंध्यन स्कॉर्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? भांडेर कहलाता है। मैकाल किसका? सतपुड़ा का भाग है। बस्तर भी किसका है? छत्तीसगढ़ वाले में आ जाता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बांस मिशन कब हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 2021 में कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आता है? तौकते आया था। कौन सा? तौकते। फिर क्या है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से। ठीक है। साबरमती कहाँ से निकलती है? मेवाल पहाड़ियों से। ताप्ती कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है। और दामोदर कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। इसका देख लीजिएगा कौन सा सही उत्तर होगा। ठीक है। 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य का जनगणना सबसे कम रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश। कितना रहा है? 17 रहा है। ठीक है। अब आपको मिलाना है। ये बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, तो ये आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ये हम कुछ नहीं कह सकते। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों में कुल कोयला निक्षेप 50% से अधिक है? आपको 1 और 3 में अधिक कोयला निक्षेप मिलेंगे। कहाँ पे? 1 और 3 में। तो देख लीजिए 1 और 3 कहाँ पर? बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है। फिर क्या है? 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो मध्य प्रदेश का रहा है। इसका? मध्य प्रदेश का। बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडारण कहाँ पर मिलेगा आपको? उड़ीसा में मिलेगा। जीआई टैग चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का फेमस है, कहाँ किस जिले से संबंधित है? बालाघाट जिले से संबंधित है। 2021-22 में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन रहा है? वेस्ट बंगाल रहा है। ठीक है। अशोकनगर किस लिए फेमस है? चंदेरी की साड़ी के लिए। खरगोन क्यों फेमस है? लहसुन को। अशोकनगर क्यों फेमस है? महेश्वरी साड़ियों के लिए। बुरहानपुर क्यों फेमस है? केले के लिए। और मंदसौर किस लिए? लहसुन के लिए। ठीक है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? ऑब्वियसली नर्मदा है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो एल नीनो प्रतिवर्ष की घटना नहीं है, हर 5-6 साल में एक बार आती है ये घटना। ठीक है। SDG सतत डेवलपमेंट गोल। ठीक है। इसमें बताना है कि कौन कौन से, जैसे 0 से 49 के बीच स्कोर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? आकांक्षी। 50 से 64 के बीच रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्रदर्शक। और 65 से 99 के बीच रहा है उसको क्या बोलते हैं? अग्रणी। और 100 जिसने कर लिया स्कोर उसको क्या बोलते हैं? अचीवर्स बोलते हैं। ठीक है। फिर क्या है? G20 का शिखर सम्मेलन पहली बार कब हुआ था? तो 2008 में। कब हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ था। और कब बना G20? 1999 में। मध्य ये बहुत ही चर्चे में रहता है क्योंकि लास्ट ईयर किसने अध्यक्षता करी थी? G20 की भारत ने अध्यक्षता करी थी। जबलपुर, बहुत सारी जगह इसकी बैठक हुई थी। और G20 के शेरपा को थे अमिताभ कांत थे शेरपा, है ना। करंट का क्वेश्चन है। वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 27 में 2007 में संशोधन किया गया था? तो इसका भी आंसर हमें नहीं मालूम क्या है, मिल भी नहीं रहा है। अब देखिए वर्ष 2022-23 में भारत और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमत 2011-12 में कितनी मिलती थी? सिंपल सा उत्तर था, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक है। 64,000 60,000 देखने को मिलती, वही भारत की 1 लाख के आसपास मिलती है। ठीक है। फिर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋणों का अनुपात कितना है? तो 18.6। सिंपल सा इसका उत्तर है। ठीक है। फिर क्या है? 2017-18 में भारत के सभी कारखानों को कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में मिलता है? ये भी डाउटफुल वाला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हमें नहीं मिला। ठीक है। फिर क्या है? उन्नति एग्री GIS मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना किसके लिए है? कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजनरी और ड्रोन डेटा जैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए क्या लाया था? उन्नति लाया गया था। ठीक है। बहुत ही चर्चे में रही थी ये परियोजना, इसलिए उन्होंने पूछा है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किन किन परियोजनाओं के एकीकरण से उभरा है? तो ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको सही आंसर मिल चुके हैं। आप इसके अनुसार अपने आंसर चेक कर लीजिएगा कि कितना आपका स्कोर हो रहा है। और मैं अब आपको बताऊंगा कितना अनुमानित कटाव जा सकता है, जितना कि अभी पोस्ट कितनी हमारी 110 के हिसाब से। वैसे तो मैं गेस नहीं करता, लेकिन फिर भी एक मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि लगातार मैंने प्रीलिम्स दिए और सारे प्रीलिम्स मैंने क्वालिफाई करे हैं। उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि कितना क्या कट ऑफ जा सकता है। पहले तो पेपर कैसा था? पेपर जैसा कि मैंने बताया था फैक्ट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल पेपर है। ठीक है।
इजी तो बिल्कुल नहीं है। कैसा पेपर है? इजी टू मॉडरेट पेपर है। ठीक है, मॉडरेट इसलिए बोलूंगा मैं क्योंकि आपको 60 से 70 क्वेश्चन आप आराम से बना रहे हैं। 60 से 70 क्वेश्चन आपको आराम से बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको 30 से 40 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करनी पड़ी, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है। और इन्हीं क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन में सर्वाधिक डाउट रहा है। आप 2 विकल्प तो एलिमिनेट कर सक रहे हैं, लेकिन 2 विकल्प में आप क्या फंस रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैसा पेपर है, मॉडरेट पेपर है, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, लेकिन सिली मिस्टेक्स, ये कैसी मानवीय त्रुटियां होती हैं ये, और हर कोई व्यक्ति करके आता है इसे, है ना। ऐसा नहीं कि कोई 95 ही स्कोर कर दे, बिल्कुल नहीं। सिली मिस्टेक्स हर किसी से होती है। और मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई एग्जाम के बाद, कम से कम मैंने 100-200 लोगों से पूछा है, सबसे सिली मिस्टेक्स हुई है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हुई है। ठीक है, किसी ने इंग्लिश में नहीं पढ़ा है तो किसी ने हिंदी में नहीं पढ़ा है, उसके हिसाब से आंसर्स दिए हैं, है ना। तो देखिए, मेरा अनुमान जहां तक है, जो भी जिसने भी 75 से ऊपर स्कोर किया है उन्हें मेन से पढ़ना ही है। ठीक है, मेन से पढ़ना ही है, क्योंकि 75 के ऊपर वाले जैसा भी आयोग का जो फाइनल आंसर की आएगा उस हिसाब से नंबर उनके बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 75 के ऊपर जितने भी जिसके नंबर है या मार्क्स आए हुए हैं, या 75 क्वेश्चन जिसने सही किया हुआ है 75+, वो मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है। कितना दिन है आपके पास? 74 डेज है मेंस के लिए। सबसे 9 सितंबर से आपके मेंस स्टार्ट होंगे, जैसा कि आयोग ने अपने कैलेंडर में लिखा है। कब? 9 सितंबर से। 9 सितंबर से लेकर कब तक के? 14 तक के, है ना। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये आपके 6 दिन में मेंस हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलूंगा आप मेन से पढ़ें, और टोटल नया सिलेबस है तो आप सिलेबस की हेडिंग ही तैयार कर लीजिए, ज़्यादा डीप मत पढ़िए, क्योंकि आप 74 डेज में क्या आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग भी करना है। ठीक है, आपको सारा सिलेबस कवर भी करना है, और टेस्ट भी लिखने हैं आपको। तो एक ही सजेशन है, आप अभी स्कोर कार्ड, अभी जब तक आयोग का फाइनल आंसर की नहीं आता है तब तक के आप किसी भी स्कोर को फाइनल ना मानिए। एक ही सलाह है, बस आप क्या मेंस की तैयारी करते रहिए। बाकी आयोग का जो भी फाइनल आंसर की आएगी, रिजल्ट भी वो लोग, मुझे लग रहा है कि 15 से 20 दिन में रिजल्ट दे देंगे, है ना। और पोस्ट बढ़ाने का उन्होंने बोले है कि रिजल्ट के पहले हम लोग पोस्ट बढ़ा देंगे, देखते हैं वो लोग कितनी पोस्ट बढ़ाते हैं। लेकिन आप वर्तमान में 110 पोस्ट मानकर ही तैयारी करिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कभी भी कुछ भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी कि पेपर कैसा आया, क्या रहा, कहाँ से क्वेश्चंस आए। तो देखिए, क्वेश्चंस आने के लिए मैंने आपको बताया 3-4 किताब का ही खेल होता है। लूसेंट आप पढ़े ही होंगे, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी की सारी किताबें पढ़नी है आपको। परीक्षा मंथन से क्वेश्चन आया हुआ है, स्पीडी से डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, है ना। इन सब किताबों से ही आपका प्रीलिम्स का पेपर आया। बाकी जो 10-20, जो 10-15 क्वेश्चन है, वो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, है ना। तो आपको इन 10-12 क्वेश्चंस की ओर ना भाग करके आपको किस पे टारगेट करना है, 85 क्वेश्चन पे टारगेट करना था। और जिसका भी स्कोर 75 के नीचे कम है वो निराश ना हो। ठीक है, दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, पुनः जनवरी फरवरी में 2025 में क्या होगा, प्रीलिम्स होगा। तो आप ये कर सकते हैं, अभी से मेंस तैयार करके रख लीजिए, और नवंबर से फिर आप प्री पढ़ना स्टार्ट करिएगा। जनवरी फेब में प्री होगा, तो आप अभी से मेंस पढ़ के रख सकते हैं। हताश निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके 70 और 75 के बीच में मार्क्स है। ये बीच वाले मार्क्स होते हैं, क्योंकि देखिए ये अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन कट ऑफ क्या है, इस बार हाई जाएगा, सबको मालूम है ना। पोस्ट कम है, और जैसी पोस्ट बढ़ेगी तो कट ऑफ धीरे धीरे नीचे आ ही जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को, कि कैसा आपको आपकी रणनीति आगे बनाना है ना, कि पढ़ना क्या है। एक ही मशवरा है, सलाह है मेरा, कि आप मेन से पढ़िए, मेन से पढ़िए। जो 1-2 नंबर से जो रुक भी जाएंगे उनका कोई घाटा नहीं होगा। वो अगले वाले प्रीलिम्स में आपके जो 1-2 नंबर से रुक रहा है, तो जब आपका नेक्स्ट आप जब प्री देंगे तो आपका स्कोर कट ऑफ से 5-6 नंबर अधिक ही होगा, आप जब एक बार मेंस पढ़ लेंगे तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। और हमारे द्वारा आपको अब यूट्यूब में प्री के साथ साथ आपको मेंस के आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी।
लेकिन अभी थोड़ा हम लोग 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। ये था हमारा टोटल पेपर का एनालिसिस कि कैसा रहा पेपर, कहाँ से क्वेश्चंस आए, क्या पैटर्न रहा, क्या लोक सेवा आयोग ने ऐसे कौन से टॉपिक उठाए, क्या रहेगा कट ऑफ। कट ऑफ मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि देखिए, चलो फिर भी मैं अपना एक अनुमानित कट ऑफ बता देता हूँ आपको। देखिए 75 के ऊपर सब कोई सेफ है, लेकिन 80 मतलब 78 से 80 इतना कट ऑफ जा सकता है। इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन 19 20 21 22 में हो चुका है, ठीक है, उन्होंने पेपर नहीं दिया हुआ है, और जिनने दिया हुआ है उनके स्कोर कम आए हुए हैं, क्योंकि पेपर ही वैसा था, मल्टीपल रिवीजन की आवश्यकता थी, लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, तो आप सेफ स्कोर मान सकते हैं 78 to 80, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस, और आशा है कि अब इसके पश्चात आप मेंस पढ़ेंगे और हमारे साथ पढ़ेंगे, और जो भी आपको सलाह जो भी चाहिए रहेगी हमारे द्वारा दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस